नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तो विधानसभा में जातीय गणना की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पेश की गई। मंत्री विजय चौधरी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सदन में अभी भी आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पर चर्चा जारी है। तो विधानसभा में आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट जो है पेश की जा चुकी है। विजय चौधरी ने इस रिपोर्ट के साथ ही ये कहा कि ये ऐतिहासिक पल है, ऐसी उपलब्धि जिसकी मिसाल नहीं है, क्योंकि इसका अनुकरण और अनुसरण जो है अब दूसरे राज्य कर रहे हैं। और विधानसभा में आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट को पेश किए जाने के साथ अब इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। हालांकि विजय चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट को भी आप लोगों ने देखा होगा और इससे ये पता चलता है कि हमने जो रिपोर्ट दी है उसकी प्रामाणिकता कितनी है, क्योंकि जो संख्या गरीबों की बताई गई है उसी के आसपास बिहार में भी गरीबों की संख्या है। नीति आयोग की रिपोर्ट में 34.8% के आसपास गरीबों की संख्या बताई गई थी और हमने जो सर्वे कराया है, हमारे पास जो डेटा है वो डेटा कहता है कि 33 कुछ फीसदी जो है वो गरीबों की संख्या है। जरा सुनिए विजय चौधरी ने कहा क्या। कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के समर्थन से बिहार सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसकी पूरे देश में कोई मिसाल नहीं है। महोदय, सभी लोग अवगत हैं कि आज इस सदन के गठन के पूरे 111 वर्ष हो गए और इस दरमियान इस सदन ने कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं, परंतु आज जिन तथ्यों से या जिस दस्तावेज से यह सदन रूबरू हो रहा है महोदय, कि वह न सिर्फ बिहार के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक इतिहास में एक सबसे ऊंचा मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि इसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई पड़नी शुरू हो गई है। तो जैसे ही सदन में इस रिपोर्ट को रखा गया, विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तरफ से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ आंकड़ों को गिना लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बदलना तो चाहिए था बिहार के हालात, बदलना तो चाहिए था लोगों की आर्थिक स्थिति, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता में आप लोग रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठा दिया और विजय सिन्हा ने कहा कि हिम्मत है तो किसी अति पिछड़ा को सीएम बनाकर दिखाइए। बीजेपी ने रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया था और हरि सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया हमने। पिछड़े और दलित के बच्चों को, उस विधायक को उस परिवार से क्यों नहीं घोषित किया? हिम्मत है तो अति पिछड़ा को आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का आप शंखनाद करिए, घोषणा कीजिए। अरे बाहर अब देखिए क्या बेचैनी है। हमने तो अति पिछड़ा को महोदय, हमने अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाया, हमने नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी को बनाया। इन सारी क्वालिटियों के बाद आपकी पुस्तिका में उद्देश्य नाम का कोई चीज नहीं है। अब आपके माध्यम से सदन का, सरकार का उद्देश्य भी जानना चाहता हूं, कहना चाहूंगा महोदय कि सरकार अति पिछड़ों और वंचितों की विकास योजनाओं की घोषणा आज सदन में करे, हम उसका समर्थन करेंगे। सरकार करे घोषणा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में पूरा समर्थन के लिए तैयार है। महोदय मैं कहना चाहूंगा कि तूफान में किश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब जाती है। तो शेरो शायरी वाले अंदाज में राहुल यहाँ पर कटाक्ष किया गया, प्रहार भी किया गया, लेकिन सवाल ये है कि हर कोई इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो आज की सरकारें हों या इससे पहले वाली सरकारें हों या जो अब तक सरकारें रही हों, उन्हीं की बदौलत तो ये स्थिति है। और इन आंकड़ों पर अगर आप इसे ऐतिहासिक कहकर अपनी पीठ थपथपाइएगा तो फिर सवाल ये है कि फिर इस सूरत को बदलिएगा कैसे। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उन गेस्ट पैनलिस्ट का मैं रुख करना चाहूंगी और सवाल ये कि सारिका आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आपने सिर्फ कागजी लफ्फेबाजी की है,
इससे ना तो आपकी इच्छा शक्ति है कुछ बदलने की, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के मकसद से इसे कागज पर उतारा गया है। विभा जी, अफसोस है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलें जो हैं उनकी संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। और इससे पहले भी मैं याद दिलाना चाहूंगी विभा जी, नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार को गरीब राज्य का दर्जा दिया था और आज जो आंकड़े हैं, आज कहा जा रहा है कि ये आज जो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक जो आज रिपोर्ट सामने पेश की गई है, ये कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये सरकार की एक उपलब्धि है जो सरकार के पास आज एक्यूरेट डाटा उन तमाम लोगों को लेकर के है जिन लोगों को कल्याणकारी कल को योजनाएं जो है सरकार की तरफ से उनके लिए बनाई जाएंगी। तो निश्चित रूप से ये जो डेटाज हैं उनका सहयोग लिया जाएगा और उन तक सरकारी लाभ पहुंचाए जाएंगे। और सारिका जी, डेटा तो आपके पास आ गया है और इस डेटा को लेकर के यही कहा जा रहा था कि जब ये डेटा सामने आ जाएगा तो हम सामाजिक आर्थिक तौर पर सबकी विकास करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इसमें वक्त कितना लग जाएगा, क्योंकि वक्त तो काफी बीत गया सरकार को, चाहे कितनी भी सरकारें आई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो बता रही है कि ना शैक्षणिक स्थिति ठीक है लोगों की, ना आर्थिक स्थिति ठीक है लोगों की, और हर जाति में गरीबी है, यानी कि सभी लोग गरीब है। और चलिए आपके पास आएंगे, एक जो डेटा है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट की जो बड़ी बातें हैं वो क्या है, वो डेटा समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटा कई तरीके के सामने आए। सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब है, यानी कि हर वर्ग में गरीबी है, हर वर्ग में पिछड़ापन है। और पिछड़ा वर्ग की बात करें 33.16% जो गरीबी है वो इसका फीसदी माना जा रहा है। तो चाहे वो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उसमें भी 33.58% गरीब दिखाए गए, यानी कि हर जाति में गरीब है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये जाति ज्यादा गरीब है, ये कम है। एससी की बात करें तो 42.93% गरीब है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर है और ये डेटा है बिहार की, और बता रहे कि किस तरीके से एसटी की बात करें तो 42.70% गरीबी है। और सारिका जी से भी हम बातचीत कर रहे थे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि हर जाति में गरीबी है, क्या बिहार की जाति ही गरीब है? बिल्कुल, और हर जाति में गरीब नजर आते हैं, हर जाति में गरीबी है। तो गरीबी क्यों है? जिनकी सियासत की जा रही थी, जिनके इर्द गिर्द सियासत घूमती थी, क्यों उन लोगों के साथ छलावा हुआ? क्या इसे आप छलावा मानते हैं? क्या आपको लगता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ सही तरीके से, इसी वजह से ये पिछड़े रह गए, ये विकास नहीं कर पाए, आर्थिक तौर पर ये कमजोर हैं? हमारे साथ मनीष जी भी जुड़े हुए लगातार। मनीष जी, चाहे जितना ही वक्त रहा हो, आप कभी भी अकेले सरकार में नहीं रहे हैं, लेकिन आप सहयोगी जरूर रहे। नीतीश कुमार के साथ आपने सरकार चलाई है। आप सिर्फ ये कहकर अपने दामन को नहीं बचा सकते हैं कि भाई हमें पूरी स्वतंत्रता नहीं थी, हमें पूरी आजादी नहीं थी, हमारी बात पूरी तरह से सुनी नहीं जाती थी, सब कार्य करने वाले नीतीश कुमार थे। क्योंकि जब आप सरकार में आए थे तो आपने कहा था कि डबल इंजन की सरकार हम है और अब बिहार का विकास बहुत द्रुत गति से होगा। तो वो कहां डबल इंजन काम कर रहा था? देखिए, आपने मेरे मन के लायक सवाल कर दिया। मैं चाह रहा था कि यह सवाल पूछा जाए। देखिए, सांच को आंच की जरूरत नहीं है, और बिहार में 2005 से हम लोग सत्ता में हैं। सर भी बैठे हैं हमारे साथ जो न्यूट्रल हैं यहाँ पर इस पैनल में। मैं यह पूछना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ बैठे हैं, भाई 2004 से बिहार में डबल इंजन की सरकार हुई ना, 2014 से, 2005 से तो नहीं थी। केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में हर घर बिजली, अगर हमारी सरकार थी 2005 से, तो बिहार में हर घर बिजली 2014 के बाद क्यों पहुंची? नल जल हर घर में 2014 के बाद क्यों पहुंचा? गली नली जो है, सड़क जो बने, वह 2014 के बाद क्यों बने? कई ऐसे बेसिक सवाल है जो तर्कों के आप डाटा दिखा के भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। देश की जनता यह जानती है। आप जाकर देखें खेत किसानों की स्थिति। हम भी किसान हैं, लंबी चौड़ी खेती करते हैं। हम लोग जब एक फसल उपजाते थे ना, धान, तो 2 से 2,500 रुपए का डीजल जलता था। आज जरा पूछिए किसान कितने का डीजल जलाते हैं, क्योंकि बिजली उपलब्ध है। ये जो परिवर्तन आया 2014 के पहले था क्या? नहीं। मनीष जी, सवाल ये भी कि 2014 के बाद की परिवर्तन की बात करें तो 2014 के बाद से परिवर्तन ये क्यों नहीं हुआ कि जो शैक्षणिक स्थिति है वो सुधर जाए? आखिर क्यों जो ग्रेजुएट है वो 7% ही है, उससे ज्यादा नहीं है?
आखिर क्यों जो आर्थिक स्थिति है सबकी खराबी पड़ी है वो 2014 के बाद क्यों नहीं ठीक हुआ? मेरा यह दावा है, बहुत अच्छा सवाल आपका, मेरा यह दावा है कि 2014 के पहले का बिहार और 1931 से 2014 के बीच के बिहार का भी अगर कहीं कोई सर्वे हुआ होता ना, तो मुझे लगता है कि मैं आपके इस सवाल का बहुत उचित जवाब दे पाता। लेकिन मैं एक छोटा सा आपको उसका प्रमाण दे दूं कि कांग्रेस की सरकार जब यूपीए में था, जिसमें लालू यादव उसके सहयोगी थे और रेल मंत्री थे, 2009 से 14 तक जो केंद्रीय राशि थी वो 1.36 लाख करोड़ रुपया बिहार को मिला था, जबकि 2014 से लेकर 2019 तक 5 सालों में केंद्र सरकार ने बिहार को सेंट्रल टैक्स के रूप में 2.83 करोड़ लाख रुपए दिए। ये राशि बढ़ी यूपीए सरकार में, और बढ़ी तभी जाके ये सारे काम हुए जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा था। भाई देखिए, ठीक है, हम सारे लोग, जो लोग भी आज खादी पहनते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं नेतृत्व करता हूं समाज का, इस रिपोर्ट के आने के बाद वो सारे लोग कटघरे में खड़े होंगे, कोई बच नहीं सकते। मैं यही जवाब सुनना चाह रही थी, मैं यही चाह रही थी कि मनीष जी कम से कम इतनी ईमानदारी तो नेता बरतें कि वो माने कि आज अगर ये हालात है तो ये हालात अच्छे नहीं है, ये चिंता का विषय भी है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। दूसरा जाएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी है, मेरा निवेदन होगा, लेनी पड़ेगी। लेकिन बिहार की जनता को भी यह सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने 32 वर्षों तक बिहार में राज किया, मैं कहूंगा कि आज तक कांग्रेस भी साथ थी तब, और यह अगर रिपोर्ट आ रहा है तो आप जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आपके दर्शक बिहार की जनता के सामने हमेशा खड़े। चलिए, नवल जी हैं, नवल जी को तजुर्बा भी ज्यादा है और उन्होंने कई सरकारों को बनते और बिगड़ते हुए भी देखा। ज्ञान रंजन जी, आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप सभी से जवाब लेकर मैं आपके पास आ जाऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, आप निश्चिंत रहे, मैं आपके पास आऊंगी। नवल जी से मैं बस एक बात जानना चाह रही थी, नवल जी से मैं एक बात सिर्फ समझना चाह रही थी कि क्या सचमुच जो बार बार ज्ञान रंजन जी भी कहते हैं, सारिका जी भी कहती हैं, और ये कहा जाता रहा है कि 2 आंखों से केंद्र ने भी बिहार को देखा है, केंद्र की तरफ से भी योजनाओं को उतना ही दिया जाता था जितना कि लाभ के दृष्टिकोण से हो। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह, एक बड़ा फैक्टर रहा कि राजनीति ही सिर्फ की गई इस मसले पर? और देखिए, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना एक संवैधानिक मैंडेट है, संविधान में ये निहित है कि हमको देश में क्षेत्रीय संतुलन समाप्त करना चाहिए, संतुलन की तरफ बढ़ना चाहिए। यह सच है कि जब से इंपीरियल कैपिटल कलकत्ता से उठकर दिल्ली गया, राजधानी बनी, ईस्टर्न इंडिया जिसका मेजर पोर्शन परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम में था, पीछे था। बिहार बीमारू राज्य में गिना जाता था। स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने की दृष्टि से, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य, एक समय था कि 70 में प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने मुझसे कहा था कि बिहार इंटरनल कॉलोनी ऑफ इंडिया है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हुए। आगे चल के सदा बाबू ने कुछ किताब भी लिखी इस पर। तो स्वाभाविक रूप से इस क्वेश्चन को सेंटर को एड्रेस करना चाहिए। आने वाले वर्षों में केंद्र सरकार के डिटेल्स में तो मैं नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिकल जो डिस्पोजिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक आधार रहा है राज्यों को मदद करने या नहीं करने का। स्वाभाविक रूप से मैं उन लोगों में हूं जो एकेडमिक लेवल पर यह मांग करता रहा। नीतीश जी तो बहुत बाद में आए, नीतीश जी पढ़ने में भी हमसे 2 साल जूनियर थे, बाद में आए थे पटना यूनिवर्सिटी में, लालू जी भी 1 साल बाद आए। तो मैं इन सवालों को पहले से उठाता एकेडमिक लेवल पर रहा हूं, अन्य भी लोग भी उठाते रहे। तो ये इसमें तो सच्चाई है कि हमको जितनी मदद मिलनी चाहिए, आज भी अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है तो यहाँ औद्योगिकरण को गति मिलेगी। लेकिन यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से कोई सरकार बचना चाहे तो पूरी तरह गलत है। बिल्कुल। ज्ञान रंजन जी से जवाब सवाल मैं एक लाइन कहूं आपको जी। देखिए, शिक्षा को अगर अलग कर दीजिए, एक अलग से यह सिस्टम है, तो जो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसका 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आप दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो एग्रीकल्चरल सिस्टम पर बेस्ड सिस्टम है वो पीछे पड़ता है, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम पर बेस्ड इकोनॉमी है दुनिया के इतिहास में आगे बढ़ता है। किसी न किसी कारण हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को महत्व शुरुआती दौर के बाद नहीं दिया। कौन पार्टी थी नहीं थी बाद में आइएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने नहीं सोचा।
टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे 50s में आया था, उसके बाद कुछ नहीं आया। शुगर में 1920 में इंडियन शुगर कैन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 50% शुगर मिल्स इंडिया का बिहार में लोकेटेड था। 60 के दशक के अंत तक शुगर इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई। 72 में शुगर कॉर्पोरेशन बनाना पड़ा और आज स्थिति है। आप जानते हैं कि मढ़ौरा में, डालमिया नगर जैसी जगह में, आप उधर, ये हमारे यहाँ था। बिहार का जब बंटवारा हुआ तो हमारा एक बड़ा सा बेसी निकल गया। स्वाभाविक रूप से हम जब तक औद्योगिकरण की तरफ नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल, तो औद्योगिकरण की तरफ बढ़ना जरूरी, और ये समय की भी मांग है। कई राज्यों ने इसे समझ लिया, वक्त रहते हुए ईमानदार कोशिश की गई और इसीलिए आज उन राज्यों की तस्वीर अलग है। और हम आज भी उसकी शुरुआत की ही बात कर रहे हैं कि शुरुआत होगी क्या, हम क्या कुछ करेंगे इस दिशा में। एक लाइन में आपको बताऊं, एक लाइन में बताऊं, 2 कमेंट और ले लीजिए, उसके बाद उसके बाद हमको समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा का सवाल विकास के सवाल से जुड़ा हुआ है। आप दुनिया का इतिहास उड़ा के देख लीजिए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड है एजुकेशन और स्किल से। अगर एजुकेशन सेक्टर पीछे पड़ेगा, स्किल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मॉडल में होगा, और मानव विकास तो होगा ही नहीं। शिक्षा के सवाल को हमने प्राथमिकता नहीं दी। बिल्कुल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को छोड़ दीजिए और एक आध लोकल इंस्टीट्यूट छोड़ दीजिए, सारी यूनिवर्सिटी ध्वस्त है। पैसे का कारोबार के आधार पर कुलपतियों की नियुक्ति होना, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यूनिवर्सिटीज हो, एजुकेशन के क्षेत्र की बात हो, नवल जी, इसीलिए हम बार बार इन सभी लोगों से, जितने भी राजनीतिक दल के लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछ रही हूँ कि क्या भाई इसके लिए भी हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लें कि हमें केंद्र की तरफ से ये नहीं मिला, हमें इस पार्टी का सहयोग नहीं मिला, इनकी सरकारें थी इसलिए नहीं हो पाई। क्या खुद हम किसी बात के लिए जिम्मेदार हैं? ज्ञान रंजन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर 2 काम जो हमें इस वक्त करने होंगे, अब ये रिपोर्ट आ गई, जो हुआ सो हुआ, उसकी बात नहीं, अब आगे हमें क्या करना है इस दिशा में बात करें। अब हमें वो सबसे पहला काम क्या करना होगा जिसके बाद हम कम से कम अब अगली बार जब इस आंकड़े पर चर्चा करें तो हम कह सकें कि देखिए भाई तस्वीर बदल गई है, बिहार ऐसा नहीं है, आर्थिक तौर पर भी सबल है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अब उसकी स्थिति बहुत बेहतर है। विभा जी बिल्कुल सही कहा, और यही एक मेन मकसद था जब हम इस सेंसस की तरफ जब आगे बढ़े थे, इस सोशो इकोनॉमिक सर्वे और कास्ट सिस्टम के पीछे जब हम आगे बढ़े थे, तो हमारा एक मात्र सोच था कि किस तरह से हम चीज़ों को उन्नत बनाएं ताकि हमारा बिहार समाज है, जो हमारा बिहार परिवार है, जो हम बिहारी हैं, वो उन्नत हो सके और सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और आप देखिएगा जो एक पहल है, जो आर्थिक स्थिति को सबको संबल बनाने की एक बहुत बड़ी पहल पिछले 1.5 साल की सरकार ने 4 लाख नौकरियां लगभग दे के ये पूरी कर रही कि उस कदम में लोगों को आर्थिक संबल बनाने की कोशिश प्रक्रिया में चल चुकी आगे बढ़ चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है युवाओं नेताओं के साथ, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जो युवा नेता है नेतृत्व में, और कांग्रेस पार्टी का जो एक विजन है, दूरदर्शिता है, उसके सहयोग से जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की जो सरकार बिहार में काम कर रही है, आपने देखा होगा कि युवाओं को जुमले नहीं मिले, युवाओं को नौकरियां मिली। और 1.5 साल में बिहार ने, आपके चैनल ने ये चलाया है कि एक ऐतिहासिक है कि अभी तक एक दिन में इतनी बड़ी नियुक्तियां कभी नहीं हुई थी, 1,20,000 के करीब। तो बिहार युवाओं को एक चिन्हित करके उनको रोजगार देने के कार्य में चल चुका है, जो उनकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हाँ, अब हमें इस रिपोर्ट के आने की वजह से एक ऐसा बेस मिला है कि कोई किसी पे इल्जाम अब लगाने के लायक नहीं रहेगा अगर उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम नहीं किया। अब ये समय है, अब उंगली उठाने का समय नहीं है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा एजुकेशन को शुरू से लाया, आज वो फिर उस मुकाम पे लाके आपको खड़े करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिएगा कि कांग्रेस, आप एग्जाम्पल देखो ना, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश स्कूल जो सरकारी स्कूल में है वहां पे डेवलप्ड हुए हैं और जो प्रोजेक्ट मॉडल था वो सक्सेसफुल हुआ, तो हमने उसको रेप्लिकेट किया छत्तीसगढ़ के सारे सरकारी स्कूल में। बिहार में नहीं बन पाया ना, यही तो तकलीफ है। मैं तो कह रही हूँ कि भाई बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर हुए तब्दीलियां आई, सरकारें वहां पर जो भी रही हूँ, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचा, तो बिहार में बिहारियों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? विभा जी, तो मैं यही कह रहा हूं ना, मैं आपकी यही बात तो कह रहा हूं कि मैं इस गठबंधन का एक
पार्ट हूं, मैं उस बात को आपके सवालों के जरिए जवाब दे रहा हूं कि जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट की तरफ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में हमें इंपावरमेंट करना चाहिए और हम ये गारंटी दे चुके हैं, हम पे विश्वास है लोगों का। तो चलिए आप ज्ञानरंजन जी आप गारंटी दे रहे हैं, सारिका जी के पास भी मैं लौटूंगी और मनीष जी के पास भी मैं आऊंगी। इस ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस लौटेंगे सारिका और मनीष से हमारा सीधे सवाल होगा और जवाब भी लेंगे। और सवाल सिर्फ और सिर्फ एक कि बिहार को लेकर अब क्या ईमानदार कोशिश होगी, अब टाल मटोल वाली बात नहीं चलेगी, छीटाकशी नहीं चलेगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।